बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स का टेस्ट 2 जो आपका लिया गया था उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय हेड टू टेल रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग रूल। आप लोगों ने टॉर्क का आर्टिकल स्टडी किया तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है, राइट हैंड रूल। आइए देखते हैं कि कैसे। इस रूल के मुताबिक हमें एक्सिस को राइट हैंड में होल्ड करना होता है इस तरह से कि थंब एक्सिस के अलोंग हो। जैसे कि ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लीजिए एक एक्सिस है, मैं इसको राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करूँगा कि अंगूठा एक्सिस की तरफ होगा। फिर हमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो फिर थंब आपको बता देगा कि डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। सो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपने इसके एक्सिस को होल्ड करना है, अपने फिंगर्स को रोटेशन में रोटेट करवाना है और डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगी। सेकेंड MCQ है जी, a+b=b+a, दिस शोज़ दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज़ एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है, कम्यूटेटिव। बिकॉज जब आप लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, इसमें आपने हेड टू टेल रूल को अप्लाई किया, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर ए को जब बी में ऐड किया जाता है तो वही रिजल्टेंट आता है जब बी को ए में ऐड करने से आता है। लिहाजा ये एक इंफॉर्मेटिव MCQ था, तो इसका आंसर बीटा कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट MCQ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए विल बी गिवन एज। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जिसका भी प्रोजेक्शन आपने फाइंड करना है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने फाइंड करना है, यानी कि बी कॉस थीटा। इसके लिए बेटा हम लोग हेल्प लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है। चूँकि आपको प्रोजेक्शन वेक्टर बी का फाइंड करना है तो आपको बी कॉस थीटा फाइंड करना है। तो बी कॉस थीटा को यहाँ से अलग कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए। अब चूँकि हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से इससे मिलती जुलती कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें तो वेक्टर को अगर मैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आता है। तो इसको मैं ए कैप लिख सकता हूँ डॉट बी। तो अब आप देखें तो बीटा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अगर हम ए की अलोंग निकालें तो वो ए डॉट बी की बजाय ए कैप डॉट बी निकलता है, यानी कि बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इम्पल्स, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आप गौर करें तो ये टॉर्क की डेफिनेशन है। इसको मैंने आपको टॉर्क में पढ़ाया था। तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, लिहाजा अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, इफ़ पोजीशन वेक्टर R एंड F आर इन सेम डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, सेम, नेगेटिव। R एंड F सेम डायरेक्शन में हैं तो टॉर्क के अंदर आपको मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, उनमें मैंने आपको ये बात समझाई थी। स्टूडेंट्स, टॉर्क हमारे पास R क्रॉस F है, यानी कि RF साइन थीटा। चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एंगल इनके दरमियान में ज़ीरो बनेगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, तो टॉर्क विल बी मिनिमम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा मिनिमम। नेक्स्ट MCQ है, I डॉट जे क्रॉस के इक्वल्स टू। बेटा हम इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और डॉट प्रोडक्ट यानी कि और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। जे क्रॉस के, हमारे पास जे क्रॉस के
इक्वल्स टू आई निकलता है। आपको मैंने बताया हुआ है कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जब क्रॉस करते हैं तो आंसर में तीसरा आता है पॉजिटिव के नेगेटिव। तो वो आपको मालूम होगा साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो पॉजिटिव, नॉन साइक्लिक में होगा तो नेगेटिव। तो चूंकि जे क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर में है इसलिए इसकी जगह मैंने आई लिख दिया। अब आई का डॉट आई के साथ लेंगे सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो वो 1 होता है, लिहाजा इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ बॉडी इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इट इज at rest, moving with a variable velocity, moving with uniform acceleration, moving with uniform velocity। तो बेटा एक्विलिब्रियम का मतलब अगर आप जहन में लाएं तो मैंने क्या बताया था कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो बेटा अगर वो एक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो ए 0 चाहिए, लेकिन जब वो स्टैटिक एक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो बॉडी लाजमी रेस्ट पर होती है। तो आपको जब मैंने एक्विलिब्रियम पढ़ाया था उसका एक चार्ट सा आपको समझाया था जिसमें मैंने आपको सारी इसकी टाइप्स समझाई थी। तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें और जहन में रखें तो आप फ़ौरन इसका जवाब दे देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा है, एट रेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू। वेक्टर का डॉट अपने ही साथ लिया जाए तो क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि वेक्टर जब अपने ही साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। यानी कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, तो ये ए कोस 0 बन जाएगा। कोस 0 1 है, ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि डेल्टा ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। 66, 52, 25, 33। बेटा आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेना पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक हमारे पास ए डॉट बी ए बी कोस थीटा है। यहाँ से अगर आप थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी ओवर ए बी लिखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर डॉट के लिए आपको मालूम है आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से होगा। नीचे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखेंगे, यानी कि ए की मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, बी की लिखेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 2 10 आ जाएगा, 1 4 से 4 आ जाएगा, नीचे 26 अंडर रूट और 20 अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सोल्व करें कैलकुलेटर की मदद से, थीटा फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे 52 डिग्री इसका आंसर आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 52 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 अंडर रूट 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन देम विल बी। वो आपसे कहना चाह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 6 अंडर रूट 3 है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 6 है, तो वेक्टर्स के दरमियान में क्या एंगल होगा वो बताएं। 0, 30, 60, 90। तो बेटा जो वो एमसीक्यू में कह रहा है वो हम कर लेते हैं। जैसे कि उसने हमें कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड ए बी कोस थीटा वो 6 अंडर रूट 3 है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी साइन थीटा ये 6 है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से आप देख रहे हैं ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये टेन थीटा के इक्वल है, इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 3। थीटा यहाँ से टेन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। और बेटा टेंजेंट के कौन से एंगल की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 है, वो है 30 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 30 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू the magnitudes of cross product and dot product of two vectors are equal। वो आपसे कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। तो बताएं वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना है। 0, 90, 180, 45। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यू में वो कहता है वो कर लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ए बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। वो उसके सवाल के मुताबिक दोनों मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के बराबर हैं, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा 1 आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा, टेन को वहाँ ले जाएं तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1, और टेंजेंट के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है बेटा, वो 45 डिग्री होता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा 45 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर इज़। वो आपसे कहता है कि आपके पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी। तो बेटा आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी हमारे पास ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर होता है, इसके अंदर हमारे पास ए बी साइन थीटा इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि उसने बेटा आपसे मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बीटा बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेक्टर ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड्स 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन मेक्स angle of 90 degree 30 degree respectively with x axis, the scalar product will be equal to। बेटा वो आपसे कहता है कि दो वेक्टर्स a और b हैं, a की मैग्नीट्यूड 4 है, b की मैग्नीट्यूड 3 है, a x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, b 90 डिग्री बना रहा है, मींस कि वो y एक्सिस की तरफ है। आपने बताना है कि a और b का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है। 0 6 न्यूटन स्क्वायर, 12 न्यूटन स्क्वायर, 7 न्यूटन स्क्वायर। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। जो उसने कहा वो हम करते हैं। बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास वेक्टर ए 4 न्यूटन का जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वेक्टर बी जो एक्स 3 न्यूटन का जो वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है ना कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा होता है, यानी कि थीटा वो एंगल होता है जो ए और बी के दरमियान में होता है। तो ए और बी के दरमियान में एंगल हमारे पास 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री निकलता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान वाला लेना है और दरमियान में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ए 4 न्यूटन बी 3 न्यूटन, तो कोज 60 डिग्री हमारे पास आएगा। 4 और 3 मिलके 12 न्यूटन स्क्वायर बन जाएंगे। कोज 60 1/2 होता है, कैंसल होके हमारे पास ए डॉट बी 6 न्यूटन स्क्वायर निकलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 6 न्यूटन स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय। टॉर्क की वेक्टर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, या आप उसको क्रॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिहाजा टॉर्क हमारे पास आर क्रॉस एफ होता है, यही इसकी वेक्टर फॉर्म है। या आप इसको आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें, आर एफ कोस थीटा, आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, आर क्रॉस एफ, बोथ बी एंड सी, तो सोल्यूशन को देखते हुए आप इसको आसानी से बता सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 व्हेन वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन आइदर ए और बी इज आ। वो कहता है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो आपको मालूम है ए और बी का डॉट 0 सिर्फ एक ही सूरत में होता है जब वो 90 डिग्री के ऊपर हों, जबकि वो आपको क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर वाला केस तो नहीं है, क्योंकि वो सवाल में ही कह रहा है कि वो पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका डॉट 0 आ रहा है, इसकी क्या वजह है। ऑप्शंस वो देता है इक्वल, परपेंडिकुलर, नल वेक्टर, नॉट ज़ीरो। तो आपको मालूम है कि वो जब आपसे कह दे कि वो ज़ीरो है और वो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर दोनों में से कोई एक नल वेक्टर लाजमी होगा, तभी उनका डॉट 0 आया है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज़ नल वेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ ए क्रॉस बी
points along positive z axis, then vector a and b must lie in। बेटा आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया वेक्टर आता है जो तीसरे एक्सिस के अलोंग होता है। अब चूंकि यहाँ पर उसने एक तरह से रिवर्स सवाल पूछ लिया है, उसने आपको ए क्रॉस बी यानी कि जो नया वेक्टर आना है वो बता दिया है कि वो जेड एक्सिस की तरफ है। तो फिर बेटा जेड एक्सिस किन दो के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, एक्स और वाई के। बिल्कुल, तो चूंकि बेटा वो जेड एक्सिस की तरफ है इसलिए वो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में पाए जाएंगे। इसी तरह अगर वो कह दे कि ए क्रॉस बी वाई एक्सिस की तरफ है तो फिर दोनों के दोनों एक्स जेड प्लेन में पाए जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ऑप्शंस हैं वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स थीटा प्लेन। अब चूंकि आपको मालूम हो चुका है कि ए क्रॉस बी जेड की तरफ है तो दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में होंगे वो हमारे पास एक्स जेड प्लेन होगा। तो लिहाजा हमने ये सारी डिटेल आपको बता दी और आपको मालूम भी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट एमसीक्यू है बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ़। अब बेटा यहाँ पर वो खाली इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आपको मैंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी ज़ीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कपल कंसिस्ट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी, two equal and opposite forces acting at different points on a body, the point at which whole weight of the body acts, या all of these। बेटा मैं पहले आपको बता दूं कि कपल भी टॉर्क की तरह का ही होता है। टॉर्क में और कपल में जो एक माइनर सा फ़र्क है वो ये कि टॉर्क के अंदर फोर्सेस जो लगती हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कपल के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स सेम होती हैं। कपल भी टॉर्क ही होता है, सिर्फ इनमें फ़र्क मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस का होता है। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ डायग्रामेटिकली शेयर करता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दो फोर्सेस लगाई ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखी है। आप अगर ये ऊपर वाली फोर्सेस को देखें तो ये बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है। अगर नीचे वाली फोर्स को देखें तो ये भी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा रही है। दो फोर्सेस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो फिर ये बॉडी को रोटेट करवाती हैं एक ही डायरेक्शन में। तो ये बॉडी हमारे पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। सेकंड फिगर को देखिए, इसमें दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में सेम हैं और दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं। ऊपर लेफ़्ट वाली फोर्स जो है वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रही है, राइट वाली फोर्स जो है वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से दोनों का नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो मेरा बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कपल हमें बताना है कि क्या है। कपल में दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे लगती हैं तो वो कपल की डेफिनेशन को क्लियर करती हैं। लिहाजा फिगर 1 हमारे पास कपल है, फिगर 2 हमारे पास कपल नहीं है, बिकॉज कपल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस का ऑपोजिट डायरेक्शन में लाजमी हो। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नंबर 19 है बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज ज़ीरो व्हेन A and B are perpendicular, A and B are anti-parallel, A and B are parallel, either the vector is zero। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट सिफर कब होता है कि जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, और क्रॉस प्रोडक्ट सिफर कब होता है या वो एंटी पैरेलल हों या पैरेलल हों। अब यहाँ पर चूंकि वो कह रहा है कि दोनों के दोनों सिफर हैं, तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं डॉट तो सिफर हो जाएगा, क्रॉस सिफर नहीं होगा। और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो क्रॉस सिफर हो जाएगा, डॉट सिफर नहीं होगा। तो लिहाजा अगर दोनों सिफर हैं तो कोई ना कोई वेक्टर इनमें से
सिफर होगा, तभी दोनों का डॉट भी और क्रॉस भी सिफर होगा, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए डॉट बी डज नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस बी डॉट ए। तो ये देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चार्ली है, क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम पोजीशंस जब चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई एंड बी इक्वल्स टू बी जे देन। तो बेटा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी। आपने यहाँ पर दोनों का डॉट लेना है, सभी ऑप्शंस में डॉट लिया गया है। जब आप डॉट लेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट लिया आएगा, तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट सिफर होता है, लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा बनेगी, बिकॉज ए बी जब मल्टीप्लाई होंगे आई डॉट जे से तो आई डॉट जे सिफर हो जाएगा, सब कुछ सिफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ गिवन बाय। तो बेटा ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एग्जाम्पल्स को देखा होगा, एक एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर ये शेयर की थी, ये सेकेंड ईयर की बुक से एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की गई है, तो ये एक नॉलेज बेस एमसीक्यू है। अगर आपने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा है, उसकी एग्जाम्पल के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल कोट की हुई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज। अब यहाँ पर बॉडी कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपने बताना है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक में है, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या बोथ ए एंड बी। अब बेटा जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो आपको मालूम है कि उसका एक्सेलरेशन सिफर होगा, तो बॉडी तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सी इक्विलिब्रियम में, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो बेटा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0 1 माइनस जे माइनस के। आपने बताना है कि आई क्रॉस के किसके इक्वल आता है। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जब आपस में क्रॉस लेते हैं तो आंसर में तीसरा आता है, और इसमें तीसरा देखा जाए तो वो जे आएगा। अब आपने ये देखना है कि साइक्लिक में है कि नॉन साइक्लिक में। अब साइक्लिक ऑर्डर में अगर होता तो ये आई का जे के साथ होता, जे का के के साथ और के का आई के साथ, लेकिन अगर आप सवाल देखिए तो यहाँ पर के आई की बजाय आई का के साथ लिया गया है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास माइनस जे ऑप्शन आएगी। द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। सो बेटा लास्ट एमसीक्यू है, द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इज। तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 1 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। सो यहाँ पर चूंकि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट लिया गया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेस्ट 2 की डिस्कशन थी। होपफुली आप इन तमाम एमसीक्यूज़ को समझ गए होंगे। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।